हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। आज ये हमारा वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का है, जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और यह करंट अफेयर्स आपको 21 अगस्त से जो कि 27 अगस्त तक के जो बाकी करंट अफेयर्स आपके रह गए थे, उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। और यदि बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो बीपीएससी का जो कि एग्ज़ाम डेट है वो 30 सितंबर है, इसलिए आपको अब लास्ट जो है रिवीजन पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी आपको अगस्त तक पूरे कोशिश कीजिए 5 सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं वह ज़रूर कंप्लीट कर लें। आई होप मैं भी इस चैनल पे आपको 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग कृपया इस चैनल पे बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा आपको समय समय पे सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होगा और दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और फ्रेंड्स, ये क्या है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हाँ फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक देखें और पूरा देखें, ज़रूरी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और यह वन लाइनर फैक्चुअल नहीं है, आपको इसमें डिटेलिंग में बताया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 फैक्ट जरूर निकल के आएंगे और आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ग्रामीण मित्र योजना तो यह गोवा राज्य सरकार से संबंधित है, जिसमें कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरुआत किया गया है, ग्रामीण मित्र योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वह ग्रामीण समुदायों को सरकारी सेवाओं को जानकारी देते हुए उन्हें अवसर प्रदान करना, और जिससे क्या होगा ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। तो यह आपको याद रखना है, ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार द्वारा संबंधित है। इसमें जो कि सरकारी सेवाओं हो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए यह वो जो कि शुरुआत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। दूध गाड़ू जो कि बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आजकल फ्रेंड्स फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर याद रखें। तो दूध गाड़ू जो कि बटर फेस्टिवल है वह भाद्रपद की जो कि संस्कृति को उत्तरकाशी उत्तराखंड में दूध गाड़ू बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। इस उत्सव में जो कि ग्रामीण समुदाय लोग दूध दही मक्खन इत्यादि कई किलोमीटर तक पैदल चल के जो कि नेट थोनेर के जंगलों में जाकर त्यौहार मनाते हैं। तो आप थोड़ा पॉइंट्स याद रखें फ्रेंड्स। नेर थुनेर जंगलों में जाके यह त्यौहार मनाते हैं, जिसमें कि देखा जाए तो दूध दही मक्खन इत्यादि लेके कई किलोमीटर तक पैदल चल के यह फेस्टिवल मनाते हैं। भाद्रपद की संस्कृति को यह मनाया जाता है, यह उत्तराखंड से संबंधित है। तो आप यह पॉइंट्स याद रखें। अगला देख लेते हैं। चर्चा में रहा खिलाड़ी अंतिम पंगाल का संबंध किस खेल से है? और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर याद रखें। तो भारतीय कुश्ती खिलाड़ी जो कि अंतिम पंगाले में जॉर्डन में खेले जा रहे हैं 46 नंबर के अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप के 53 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ देखा जाए तो पहलवान सविता ने 62 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको 2 पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। पहले तो अंतिम पंगाल जीते हैं, और दूसरा जो कि सविता कुमारी ने जीता है। और इसी के साथ अंतिम पंगाल का देखा जाए तो जिसने कि लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। तो यह 3 पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले यदि पूछा जाएगा तो अंतिम पंगाल के द्वारा जीता गया था, और इस साल में जो कि 2 खिलाड़ी अभी अंतिम पंगाल और दूसरा सविता कुमारी ने जीता है। और यदि रिकॉर्ड की बात करें तो इसी के साथ लगातार 2 साल में 2 स्वर्ण पदक जो कि अंतिम पंगाल के द्वारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गया है। तो यह आपको याद रखने हैं। 46 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप के 53 केजी भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह जो कि कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला देख लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस जो कि मुख्य रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को जीवन को बचाने और उनको रक्षा के लिए यह समर्पित है। तो विश्व मानवता दिवस जो कि आपको याद रखना है 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ग्राम एटलस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के मायम गाम जो कि गांव का जैव विविधता आधारित एटलस जारी किया गया है। तो यह गोवा से संबंधित है, और यह जो कि मायम गांव का जैव विविधता आधारित एटलस जारी किया गया है, यह भारत का पहला ग्राम एटलस है।
ध्यान रखें फ्रेंड्स, यह भारत का पहला ग्राम एटलस है। इस एटलस में मायम गांव का जो कि सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताया गया है। इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स, यह भारत का पहला ग्राम एटलस है। इस एटलस में मायम गांव का जो कि सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताया गया है। साथ ही ग्रामीण लोगों के द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को दर्शाया जाता है। तो यह गोवा राज्य से संबंधित है और यह मायम गांव के जो कि जैव विविधता आधारित एटलस जारी किया गया है। तो यह पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईसा सिंह और शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स यह इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही में इसका जो कि खेल हुआ है और यह अजरबैजान के बाकू में जो कि विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईसा सिंह और शिव नर जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित वर्ग में देखा जाए तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, केवल कम से कम आप स्वर्ण पदक जो कि खिलाड़ी है उसे ज़रूर आप याद रखें। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में तुर्की की इलाडा तरान और यूसुफ डिकेज को हराया है। तो यह इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन जो कि 14 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जो कि खेल हुआ है और इसमें कुल खिलाड़ी जो कि 34 इसमें भाग लिए हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें। यह जो कि अजरबैजान के बागू में यह आयोजित किया गया है। इसमें जो कि निशानेबाज ईसा सिंह और शिव नरवाल के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह याद रखें। अगला देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो कि चैलेंज अरुणाचल प्रदेश की हाउस ऑफ मैकेनिक की संस्थापक सुश्री मिंत्रा लेंगो ने एंटरप्रेन्योर चैनल जो कि यह चैलेंज जीता गया है। तो यह याद रखें, यह अरुणाचल प्रदेश की हाउस ऑफ मैकेनिक की संस्थापक सुश्री मित्रा लेगो ने यह खिताब जीता है। हाउस ऑफ मैकेनिक जो कि हस्तांतरित आभूषणों को जैविक खाद्य पदार्थों को बनाने की एक कंपनी है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो मैकेनिक हस्त निर्मित जो कि आभूषण है और उसको जैविक खाद्य पदार्थों का बनाने की कंपनी है। इसके द्वारा ही जो कि एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 जीता गया है सुश्री मिंत्रा लेगो द्वारा। अगला देख लेते हैं। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्लड आयोग मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये केंद्रीय जल आयोग जो कि CWC के अध्यक्ष श्री कुशवेंद्र बोहरा ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है। तो यह फ्लड वॉच जो कि एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा, तो यह जो कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा यह जो कि लॉन्च किया गया है फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। ये फ्लड यह जो ऐप है 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जो कि रियल टाइम में बाढ़ से जुड़े हुए अपडेट भेजने के लिए आंकड़े इकट्ठा करेगा। तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन केंद्रीय जल आयोग द्वारा यह संबंधित है। इसको कुशवंत कुशवाहा द्वारा जो कि लॉन्च किया गया है प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। वस्तु और कर संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की है। वस्तु और कर, तो यह जो कि राष्ट्रपति से संबंधित और संशोधन है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन 2023 विधेयक को 19 अगस्त को जो कि मंजूरी प्रदान की है। तो यह कब प्रदान किया गया, तो ये 19 अगस्त को जो कि इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया था। इसमें जो कि गेमिंग, कसिनो और घूरदर जो कि क्लबों के दाव पे लगाने वाले वसूली जो कि किया जाता है उस पर 28% जो कि कानूनी इस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट है। तो वस्तु और सेवा कर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी की, तो ये 19 अगस्त को जो कि इसका मंजूरी दिया गया है। अगला देख लेते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार, तो भारतीय मूल के जो कि इंडो अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है। तो यह नाम याद रखें, अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार एक प्रकार से देखा जाए तो विज्ञान में योगदान के लिए हार्वर्ड कॉलेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको यह पॉइंट्स याद रखना है। जॉर्ज लेडली एक प्रकार से विज्ञान में जो योगदान है उसके संबंधित यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। चर्चा में रहा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। थोड़ा याद रखें फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।
यह उद्यान लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कितने फ्रेंड्स? यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 68 विशिष्ट ट्यूलिप किस्मों के 15 लाख फूल मौजूद है। जिसमें 68 विशिष्ट ट्यूलिप किस्मों के 15 लाख फूल मौजूद है, यह जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? आसियान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इंडोनेशिया के सेमरंग में आयोजित आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक में नेतृत्व किया है। इस वर्ष का जो कि मुख्य एजेंडा है, वर्ष 2009 में हुए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते का मूल्यांकन करना, इसका जो कि थीम है, एजेंडा है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो आसियान भारत जो कि आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित किया गया है और इसका जो कि मुख्य एजेंडा है वह 2009 में हुए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते का मूल्यांकन करना, इससे संबंधित है। और इसकी जो कि इसका लीड रोल जो किए थे वो राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया है। तो यह सभी पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अगला देख लेते हैं। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मद्रास दिवस या मद्रास शहर का स्थापना जो कि हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। 22 अगस्त को मनाया जाता है। मद्रास की स्थापना 1639 ईस्वी में की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने साल 1996 में मद्रास नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष जो कि मद्रास की थीम लवेबल एंड लिवेबल चेन्नई जो कि इस साल की थीम है। तो यह मद्रास दिवस जो कि हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। इससे पहले मद्रास की स्थापना 1939 में किया गया था और 1996 में इसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। अगला देख लेते हैं। डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? डीजी यात्रा जो कि जिसमें कि आपको बिना पेपर आप एंट्री कर सकते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि डीजी यात्रा सुविधा करने वाला पहला पूर्वोत्तर का हवाई अड्डा बन गया है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य यह है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ के या बिना कोई संपर्क हवाई अड्डे का विभिन्न चेक पॉइंट गुजर सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला कौन सा? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पे आपको डीजी यात्रा के माध्यम से यहाँ सुविधा प्रदान किया गया है और यह पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है। अगला देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारत के जो कि बॉर्डर रोड है बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिक्रुमिग ला फुकुचे का निर्माण लद्दाख के डेमचोक सेंटर में कर रहा है। तो यह नाम याद रखें फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिक्रुमिग ला फुकुचे का निर्माण लद्दाख के डेमचोक सेंटर में किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण जो कि चीन सीमा से नज़दीक 19,400 फीट की ऊंचाई पे किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण जो कि कमान महिला इंजीनियरिंग की 5 जो कि सदस्य टीम ने इसमें प्रदान किया गया और टीम का नेतृत्व जो कि कर्नल पोइंग डोमिंग कर रही है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है बीआरओ द्वारा और यह जो कि लद्दाख के डेमचोक सेंटर में किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? 9वां जो कि महिला फुटबॉल विश्व कप हुआ है उसकी खिताब किसने जीता, यह पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में जो कि आयोजित महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब स्पेन ने जीता है। तो यहाँ से पॉइंट्स आ गए हैं फ्रेंड्स, जो कि 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप जो कि स्पेन के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो यह स्पेन के लिए पहला खिताब है। गोल्डन बॉल अवार्ड जो कि एल्टेना बोनबाती को दिया गया है, स्पेन के हैं, और गोल्डन ग्लव अवार्ड जो कि मैरी एरप्सन को दिया गया जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो यह 2 पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप जो कि स्पेन के द्वारा जीता गया है और यह स्पेन के द्वारा पहला खिताब जीता गया है और इसका आयोजन जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है। और यह गोल्डन बॉल अवार्ड जो कि एंटीना बोनमाती को दिया गया जो कि स्पेन की खिलाड़ी है और गोल्डन ग्लव अवार्ड जो कि मैरी एरप्सन को दिया गया जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। अगला देख लेते हैं। 46 विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 46 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तो जॉर्डन में जो कि आयोजित विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ कुल 14 पदकों पे अपने नाम किया है। तो यह देखा जाए तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो कि
14 पदक भारतीयों द्वारा जीता गया है, जिसमें कि स्वर्ण पदक विजेता देखा जाए तो मोहित कुमार, प्रिया मल्लिक और अंतिम पंगाल और सविता कुमारी, जो कि 4 स्वर्ण पदक इसमें शामिल है। तो जॉर्डन में जो कि आयोजित किया गया था यह विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप। अगला देख लेते हैं, हाल ही चर्चा में रहा कच्चा दीवू द्वीप किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो हाल ही में जो कि चर्चा में रहा कच्चा दीवू द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित कच्चा द्वीप, जो कि जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण में किया गया था। तो तब से यह पॉइंट्स आपको सामने आए हैं। कच्चा द्वीप जो कि रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह द्वीप जो कि पिछले 100 साल से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, और यह विषय जो कि 1921 में श्रीलंका ने इस पर अधिकार की घोषणा भी की थी, जिसके बाद से श्रीलंका और भारत के मध्य विवाद बन गया था। और इस पर जो कि 1974 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो कि इस पर समझौते किए, और इसी के तहत जो कि यह श्रीलंका को तोहफे में दिया गया। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है, कच्चा दीवू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे तोहफे में श्रीलंका को दिया था। तो यह इम्पोर्टेंट है, और यह काफ़ी लंबे समय तक विवाद में रहा था। अगला देख लेते हैं, चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? यदि पूछा जाए आपको नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है, इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संगठन जो कि लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प को नई प्रजाति का शुभारंभ किया है। इस कमल का जो कि नाम नमो 108 रखा गया है, क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, और इसी के साथ यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, तो इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया। और ये लखनऊ द्वारा विकसित कमल पुष्प की एक नई प्रजाति है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है फ्रेंड्स, जो घृत कुमारी जो कि एलोवेरा की नई प्रजाति का शुभारंभ किया गया है। घृत कुमारी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, घृत कुमारी जो कि एलोवेरा की नई प्रजाति का शुभारंभ किया गया है। अगला देख लेते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ज़रूर आप लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा। तो यह महाराष्ट्र राज्य के 17 जिलों में जो कि सुश्री आदिवासी जो कि बस्तियों को मुख्य रास्तों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना शुरू किया गया है। अधिकतर लोग इसके क्वेश्चन में आप देख सकते हैं झारखंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से यह याद रखना है, ये महाराष्ट्र राज्य के 17 जिलों में सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रूप से रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना शुरू किया गया है। इस योजना का जो कि मुख्य उद्देश्य है आदिवासी बस्तियों को 12 माही मुख्य रास्ते से जोड़ना है, जिसमें आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। तो यह भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, फुटबॉल के लीग कप 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? फुटबॉल के लीग कप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी के पहली बार लीग का कप का जो कि खिताब जीता गया है। यह जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी के शानदार बार लीग कप का खिताब जीता गया है, और यह जो कि फाइनल मुकाबले में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी के अमेरिकी फुटबॉल क्लब नेशनली एससी को हराया है। तो यह अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन के बदौलत अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार यह खिताब जीता है, और फाइनल मुकाबले में जो कि यह अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने अमेरिकी के फुटबॉल क्लब नेशविले को हराया है। तो यह आपको याद रखना है। अगला देखिए, हाल ही चर्चा में रहा अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस, नाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह स्क्वैश जो खिलाड़ी है अनाहत सिंह का संबंध जो कि है, और यह चीन में जो कि आयोजित एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया। तो इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको खेल से संबंधित है। अनाहत सिंह जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में जो कि चीन में आयोजित एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। अनाहत सिंह जो कि फाइनल मुकाबले में हांगकांग की एना कॉन्ग को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह। अगला देख लेते फ्रेंड्स, मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मालाबार युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो मालाबार युद्ध अभ्यास का जो कि आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में समुद्री तट पे किया जा रहा है। सिडनी के समुद्री तट पे किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह युद्ध अभ्यास जो कि क्वाड देश है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत, याद रखें फ्रेंड्स, INS
सह्याद्री आईएनएस कोलकाता समंदर ने इसमें भाग लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मालाबार युद्ध अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित किया जाता है। यह युद्ध अभ्यास जो कि कॉड देश हैं भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से 2 युद्धपोत शामिल है, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कोलकाता समंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। हाल ही जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। ये नवीकरणीय जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 168.96 जो कि गीगावाट है। और वर्तमान में देखा जाए तो कुल सौर ऊर्जा से 64.38%, हाइड्रो पावर से 51.79 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 42.6, बायो पावर से जो कि 10.77 गीगावाट जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो यह पॉइंट्स यह काफ़ी जो कि आपको आंकड़ों में दिया गया है, तो आप लोग इसके एक नोट्स बना के याद रख सकते हैं। बाकी आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए जो कि इसका उत्पादन हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा जो कि एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा है जो कि प्राकृतिक स्रोत, जल, हवा आदि से निर्भर होती है और यह ऊर्जा का प्रदूषण नहीं करती है। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि आज़ादी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो कि 168.96 गीगावाट है। यहाँ से डायरेक्टली आप इतना भी याद रख सकते हैं। बाकी यह कहाँ से उत्पन्न होता है यह भी आपको डिटेल में दिया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही चर्चाओं में रहा हिलेरी तूफान किस महाद्वीप में प्रभावित किया। हिलेरी तूफान नाम याद रखें फ्रेंड्स। हिलेरी तूफान जो कि 84 वर्षों बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय तूफान है जो कि दक्षिण कैलिफोर्निया में आने वाला काफ़ी समय के बाद 84 वर्षों के बाद हिलेरी तूफान आया है। इस तूफान के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यह इसकी वजह से जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में काफ़ी नुकसान हुआ है। हिलेरी तूफान हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। एक प्रकार से याद रखने के लिए फ्रेंड्स, यह एक प्रकार से हरिकेन उष्णकटिबंधीय जो कि चक्रवात है। हरिकेन तूफान अटलांटिक महासागर या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। इस वजह से कैलिफोर्निया में काफ़ी नुकसान हुआ है। अगला देख लेते हैं। यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है। यूनेस्को ने वाटर मैनेजमेंट के लिए किस शहर को चुना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के शहर जो कि ग्वालियर को चुना गया है। यूनेस्को देश में पहली बार देखा जाए तो ग्वालियर में 1 साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर मैनेजमेंट का डेटा एकत्रित करना और डेटा के आधार पर पोर्टल तैयार करेगा, जो कि यूनेस्को द्वारा यह चुना गया शहर ग्वालियर है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो कि एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एनजीटी के जो कि नया अध्यक्ष कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो कि एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना फ्रेंड्स, कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को जो कि एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम क्या है फ्रेंड्स, तो प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो कि एनजीटी एक प्रकार से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और जो कि अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों में शीघ्र निपटान से संबंधित है। तो एनजीटी के नए जो कि वर्तमान में अध्यक्ष न्यायाधीश जो कि कोलकाता के हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और पहली जो कि पूर्णकालिक महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी के तौर पे परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस, नाम याद रखें, परमिंदर चोपड़ा को जो कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली पूर्णकालिक महिला और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक भारतीय वित्तीय संस्थान है जो एक प्रकार से विद्युत उत्पादन के लिए जो कि सहायता प्रदान करता है और इसके जो कि अभी वर्तमान में सीएमडी और चेयरमैन जो कि परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर जो कि CSIR प्रीमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला स्वदेशी ई स्कूटर जो कि CSIR प्रीमा जो कि लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस और बनाया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर
जो कि बनाया गया है। ई ट्रैक्टर यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो कि बैटरी से चलते हैं और इसमें स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इसमें शून्य उत्सर्जन के साथ हानिकारक प्रदूषण उत्पन्न कम होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा यह बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। G20 संस्कृति कार्य समूह की 4वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? G20 की संस्कृति बैठक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो G20 संस्कृति कार्य समूह की 4वीं बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। इस बैठक में जो कि G20 देशों के आमंत्रित देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए हैं। G20 जो कि सांस्कृतिक कार्य समूह की आयोजन का बैठक इससे पहले खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में हो चुका है। यह 4वीं बार की बैठक है जो कि हाल ही में वाराणसी में आयोजित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसको याद रखें, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि G20 इस साल भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आपको इसमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और ये संस्कृति कार्य समूह की बैठक थी। अगला देख लेते हैं। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक किया गया। इस दौरान पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, जो कि जोहानिसबर्ग में। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने वाले दक्षिण अफ्रीका जो कि यह पहुंचे हैं। 15वें ब्रिक्स जो कि सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा है और कोविड-19 महामारी के कारण लगातार देखा जाए तो 3 वर्षों की वर्चुअल मीटिंग के बाद पहला यह सम्मेलन है और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 2009 में देखा जाए तो ब्रिक्स में 4 देश शामिल थे, लेकिन उसके बाद 1 देश और शामिल हुआ और 5 देश इसमें शामिल हो गए थे। तो ब्रिक्स में जो कि अभी देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। अगला देख लेते हैं। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड कितने भारतीयों को प्रदान किया गया? इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड तो भारत के 5 युवाओं समेत दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 2023 में इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल यंग इको पुरस्कार जो कि 5 भारतीयों समेत 17 को दिया गया है। यह इंटरनेशनल यंग जो कि इको पुरस्कार 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों एवं किशोरों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। यह देखा जाए तो एक्शन फॉर नेचर जो कि प्राप्त करता है भारत, ये जो कि मान्या हर्ष और निवारण सोमानी और मन्नत कौर और कर्णव रस्तानी द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपको एक बार इसका नाम जरूर नोट कर लेना है, जो कि इंडिया की तरफ से है। इसमें भारत की तरफ से यह दीक्षित, मान्या हर्ष, निवारण सोमानी, मन्नत और कर्णव रस्तानी को दिया गया है, जिसमें 5 युवाओं हैं शामिल। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो कि शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? भारत न्यू कार असेसमेंट तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कारें आए और ग्राहकों को अपनी पसंदीदा कार चुनने को मौका मिले। तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपको नितिन गडकरी याद रखना चाहिए। अगला देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अगस्त को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना, जो कि इसका उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। हाल ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो कि क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्तमान में राहुल गांधी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो यह 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। साथ ही यह वर्तमान में देखा जाए तो राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच हैं। अगला देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग में मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन अवार्ड जो कि बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाने का मुख्य उद्देश्य जो कि युवाओं में जो कि भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सचिन तेंदुलकर को जो कि इसका आइकॉन बनाया गया है। अगला देख लेते हैं।
थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री, तो थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावाचा को भ्रष्टाचार के मामले में 8 साल की सजा होने के बाद थाकसिन सिनवात्रे के स्थान पे फू थाई पार्टी के सदस्य नेता श्रेया थास्विन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। याद रखें फ्रेंड्स, श्रेया थास्विन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। थाईलैंड का देखा जाए तो प्राचीन नाम सियाम देश है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। यह थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, जिसका भी हाल ही में श्रेया थास्विन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में 27 से 29 सितंबर को किया जाना है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में 27 से 29 सितंबर को होना है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर में स्मार्ट सिटी अपने प्रोजेक्ट के मॉडल और नवाचार की जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो यह जो कि इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में 27 से 29 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसमें जो कि आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इसका शुभारंभ करेंगे और इसमें जो अपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं उसको, मॉडल को, नवाचार को जो कि जानकारी देंगे। साथ ही जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको यह सम्मान दिया जाएगा। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबोस ने कौन सा पदक जीता है? हनी डबोस ने जो कि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो दुबई में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबोस द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हनी डबोस द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। साथ ही राहुल जोगरजिया को रजत पदक जीता है। भारत द्वारा विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रथम बार स्वर्ण और रजत पदक जीते गए हैं। विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 21 एथलीट भाग ले रहे हैं। तो यह जो कि दुबई में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो कि 21 भारतीय इसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें हनी डबोस ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देख लेते हैं, चर्चित कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? चर्चित जो कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो हाल ही में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले 17 अगस्त को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को अगले 15 दिनों के लिए पड़ोसी राज्य को जो कि कावेरी नदी से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। और विवाद की उत्पत्ति का देखा जाए तो फ्रेंड्स यह करीब 150 वर्षों से, यह 1892 और 1924 के बीच जो कि तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच 2 समझौते हुए थे। और कावेरी नदी का जो कि उद्गम देखा जाए तो कर्नाटक से होता है और तमिलनाडु के पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कावेरी जल विवाद जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश कौन सा बना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो भारत ने चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त को जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत जो कि पहला देश बन गया है। भारत चांद पे पहुंचने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। देखा जाए तो चांद पे पहुंचने वाला ये भारत चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा जो कि यह कारनामा कर चुका है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे भारत के द्वारा पहले है। लॉन्च व्हीकल जो कि LVM-3 है और लैंडर का नाम विक्रम और रोवर प्रज्ञान इसमें जो कि शामिल है। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। हाल ही प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? CR राव जो कि सांख्यिकी है, उनको किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि दिया गया? तो हाल ही में भारत के विश्व प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, गणितज्ञ एवं भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पूर्व निदेशक CR राव कल्याणमूढ़ी राधाकृष्णन राव का निधन 102 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में हो गया है। देखा जाए तो फ्रेंड्स 102 वर्ष की आयु में इनका निधन न्यूयॉर्क में हो गया है और इन्हें 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस वजह से फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें इसी वर्ष जो कि सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। CR राव नाम याद रखें फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा है? इंपॉर्टेंट है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि केंद्रीय प्रदूषण जो कि नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश राज्य 2023 में जो कि मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर प्रथम स्थान पे रहा है। इंदौर के बाद देखा जाए तो दूसरे स्थान पे आगरा, तीसरे स्थान पे ठाणे महाराष्ट्र के, और पाँचवें स्थान पे भोपाल रहा है। तो यह आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो कि टॉप पे ग्वालियर रहा है, सॉरी फ्रेंड्स इंदौर रहा है फ्रेंड्स, और भोपाल 5वें स्थान पे है। अगला देख लेते हैं। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो कि मिशन है, इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? लूपेक्स आप याद रखें फ्रेंड्स। तो लूपेक्स जो कि मिशन भारतीय अंतरिक्ष, इसरो और जापानी एरोस्पेस जो कि जाक्सा का संयुक्त रोबोटिक चंद्र मिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, यह लूपेक्स जो कि भारतीय अंतरिक्ष जो कि संस्थान है, इसरो और जापानी एरोस्पेस जाक्सा का संयुक्त रोबोटिक चंद्र मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भारत के चंद्रयान 4 की संज्ञा दी जा रही है, और इस मिशन का जो कि उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की संभावना की खोज करना और चंद्रमा पे स्टेशन स्थापित करना जो कि इसका उद्देश्य है। लूपेक्स जो कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान, इसरो और जापान की जाक्सा का संयुक्त रोबोटिक चंद्र मिशन है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में मेरा छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? छड़ी मुबारक का संबंध किस यात्रा से है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी मुबारक पूजा की, और इसी के साथ छड़ी मुबारक एक चांदी की एक छड़ी है जो कि विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि इस छड़ी में भगवान शिव की अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो यह चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? तो यह अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। चर्चा मेरा अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? चर्चा मेरा अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह स्वदेशी जो कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस जो कि गोवा तट पे हवा से हवा मार करने के लिए स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का जो कि सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का जो कि विकास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है, और यह विकास जो कि DRDO और रिसर्च सेंटर जो कि इमारत द्वारा किया गया। तो यह स्वदेशी अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह लड़ाकू जो कि हल्के लड़ाकू विमान हैं, जो कि इस मिसाइल का जो कि देखा जाए तो विकास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला देख लेते हैं। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 से 27 अगस्त तक नई दिल्ली में किया जाएगा। बिजनेस T20 जो कि 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 से 27 अगस्त तक नई दिल्ली में किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान व्यवसायियों से संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में जो कि विशेष 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि PM मोदी होंगे, और विषय क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, और जो कि इवैल्यूएशन टेबल जो कि बिजनेस इसका जो कि विषय है। तो आपको यह याद रखना है फ्रेंड्स। बिजनेस T20 शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। 11वीं एशियन जूनियर विश्व जो कि चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चीन के मैकाओ में आयोजित 11वीं एशियन जूनियर विश्व प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। तो यह एशियन जूनियर विश्व जो कि चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 9 पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में रमेश मुंडा और ध्रुव ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो प्रतियोगिता में रमेश मुंडा और ध्रुव ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर खिलाड़ियों के विश्व खेल मार्शल आर्ट से संबंधित है। जूनियर जो कि खिलाड़ियों का विश्व एक प्रकार से मार्शल आर्ट खेल है। अगला देख लेते हैं। DRDO की कार्यों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? DRDO की कार्यों की समिति की अध्यक्षता करने के लिए गठन। तो DRDO के कार्यों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजयन राघवन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। विजयन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। DRDO के कार्यों की समीक्षा करके समिति को 3 माह में यह रिपोर्ट सौंपना है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो कि पूर्व हैं विजय राघवन के द्वारा यह जो कि नेतृत्व किया गया है अध्यक्षता। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि स्कूल कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में केरल के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। यह एआई स्कूल की कक्षा 8 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुरू किया गया। यह कक्षा 8 से 12 तक शुरू किया गया। स्कूलों का विकास अमेरिका के लर्निंग जो कि इंजन है और वैदिक जो कि ई स्कूल द्वारा किया गया है। यह आधारित स्कूल खोलने का उद्देश्य जो कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जो कि इसका उद्देश्य है। और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में यह आर्टिफिशियल स्कूल खोला गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? 69 में जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसकी किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो हाल ही जो कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को जो कि पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो कि पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले अल्लू अर्जुन पहले तमिल जो कि तेलुगु अभिनेता है, तो यह भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो कि खिताब आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई के लिए, और कृति सरन को जो कि मिमी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो कि पंकज त्रिपाठी को दिया गया मिमी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर जो कि निखिल महाजन को गोदावरी द होली वाटर के लिए दिया गया। तो यह आपको कुछ पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा द राइज के लिए। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला समूह के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना जो कि शुरू किया गया है। कई बार महिला समूह द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस योजना के माध्यम से महिला समूह निर्मित उत्पादों के लिए व्यापक स्तर पर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह जो कि बहना उत्सव योजना का शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? चेस वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो अजरबैजान की राजधानी में बाकू में आयोजित चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब नॉर्वे खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो अजरबैजान की राजधानी में जो कि आयोजित है चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। फाइनल मुकाबले में मैग्नस कार्लसन ने भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को हराया है। तो यह जो कि चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि भारत के आर प्रज्ञानंदा को हराकर यह खिताब जीता गया है। अगला देख लेते हैं। चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान 2023 में कुल कितने सदस्य जो कि संख्या है? अभी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स समूह के विस्तार की घोषणा की गई है। और इसी के साथ ब्रिक्स समूह के विस्तार का मकसद जो कि समूह को और अधिक मजबूत करना है और प्रभावी बनाना है। 5 देशों के जो कि ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब, मिस्र, ईरानी, अर्जेंटीना, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। और इसी के साथ देखा जाए तो ब्रिक्स में अब टोटल 11 देश शामिल हो गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जरूर इसे याद रखना चाहिए। इससे पहले केवल 4 देश थे, ब्रिक के नाम से था। 5वां जो कि 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, और अभी इसमें 6 देश और शामिल हुए हैं। इसी के साथ 11 देश इसमें शामिल हो गए हैं। अगला देख लेते हैं। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 26वां जो कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 24 से 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। तो यह जो कि आपको याद रखना है, ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो कि आयोजन किया गया था। इस साल का जो कि थीम है डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन, और ये 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा जो कि आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन ने गुरुवार को जानकारी दी है कि जापान के फुकुशिमा ईआईची परमाणु ऊर्जा स्टेशन से रेडियोधर्मी जो कि अपशिष्ट तत्वों का शोधन करने के बाद प्रशांत महासागर में छोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और वर्ष 2011 में जापान में आए भूकंप के बाद से सुनामी के चलते फुकुशिमा दाइची ऊर्जा स्टेशन को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो यह जो कि जापान से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो कि समाज सेवी और GSP फाउंडेशन के जो कि चेयरमैन है श्री श्रीमती लालू
जिंदल जो कि सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती शालू जिंदल को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए CSR लाइफ जो कि टाइम्स लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। शालू जिंदल जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थ सृजन के लिए कार्यक्रम के लिए चलाती है। यह जो कि शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। तो इसके लिए जो कि CSR टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि इस साल शालू जिंदल को दिया गया। सूरज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? सूरज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर जिले से सूरज कॉलोनी का जो कि शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की 23,000 एकड़ भूमि को भू माफियाओं और अतिक्रमणियों से मुक्त कराकर गरीबों के घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसे सूरज कॉलोनी कहा जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है सूरज कॉलोनी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है, जो कि जबलपुर में गैर जो कि भू माफियाओं और अतिक्रमणियों द्वारा मुक्त जगह है उसे वो हटा के जो कि सूरज कॉलोनी रखा जाएगा। अगला देख लेते हैं, अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है? अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो कि कैबिनेट द्वारा 18 अगस्त को 18 जो कि अटल आवासीय स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। अटल आवासीय जो कि स्कूलों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय के तर्ज पे बनाए जाएंगे और कैबिनेट इसके लिए आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए 1250 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस योजना का तहत देखा जाए तो राज्य के गरीब श्रमिक मजदूरों को बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। तो ये अटल आवासीय स्कूल का संबंध जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें 18 अटल आवासीय स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरिसन बन गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरिसन बन गया है। इस गैरिसन में पूर्ण विद्युत उत्पादन सौर ऊर्जा और गैर जीवाश्म ईंधन से किया जा रहा है, जिसके कारण यह कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है। गैरिसन एक छावनी है। नगर एक ऐसा शहर है जिसे विशेष रूप से सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। गैरिसन जो कि एक प्रकार से छावनी, नगर एक ऐसा है जिसे विशेष रूप से सभी उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो कि हमारा डिटेल क्वेश्चन है वह ख़त्म हो रहा है, और आपका जो कि वन लाइनर एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है उसे भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। आप केवल 5 मिनट इस पर और वेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आपने इतना क्वेश्चन अपने डिटेल के साथ पढ़ा है तो आपको ज़रूर यह करने की आवश्यकता है। इसमें आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें आपको आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या चौथी G20 व्यापार और निवेश की जो कि मंत्री परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो यह जो कि चौथी व्यापार और निवेश मंत्री परिषद की बैठक जयपुर में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह जो कि महाराष्ट्र के द्वारा जो कि मुख्यमंत्री रतन टाटा जी को जो कि सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो साउथ इंडियन बैंक के नए और CEO PR शेषाद्री को बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कहाँ के मेटी केले को GI टैग मिला है? तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहाँ के मेटी केले को? तो यह कन्याकुमारी के मेटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ के ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो कहाँ के ट्यूलिप गार्डन? तो ये श्रीनगर के जो कि ट्यूलिप गार्डन है उसे इसमें शामिल किया गया है। बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ, वो कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ वो एक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता थे। बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया वो एक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता थे। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला फीफा विश्व कप का खिताब स्पेन के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल को अनुसरण करना चाहता है? तो कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? तो इंडोनेशिया के द्वारा यह करना चाहता है। तो इम्पोर्टेंट है, किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो यह रूस का जो कि लूना 25 अंतरिक्ष जो कि यान है चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है रूस। किस क्रिकेटर को इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को जो कि इलेक्शन कमीशन का जो कि नेशनल आइकॉन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कि अयोध्या में
मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। बाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बाईकॉम के 18 डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ किरण मनी को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसने भारत एनसीएपी शुरू किया गया है? तो भारत के द्वारा जो कि एनसीपी नितिन गडकरी द्वारा शुरू किया गया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन से नंबर का देश भारत बना है? तो यह जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का चौथा नंबर का देश बना है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग जो कि रखा गया। और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष जो कि मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। इसके अगर एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनजीटी के नए अध्यक्ष जो कि प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया की सबसे ऊंची जो कि मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। अगला देख लेते फ्रेंड्स, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि शीर्ष पे इंदौर शहर रहा है, दूसरे पे जो कि आगरा शहर रहा है, और 5वें स्थान पे भोपाल का नंबर आता है। कहाँ 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन जो कि राजस्थान में किया गया है। डांसिक पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? डांसिक पिकाचू कार्यक्रम का जो कि आयोजन जापान में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कि राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? किस फिल्म को दिया गया है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादा प्रकाश मानी के याद में जो कि यह डाक टिकट जारी किया गया है। और 69वें जो कि राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फीचर का फिल्म रॉकेटरी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह सभी एग्ज़ाम पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे के एक लास्ट आपको वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे, जिसमें कि आपको 4 से 5 सितंबर तक उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ जो कि आपको वीकली करंट अफेयर्स वह लास्ट रहेगा वीडियो। और आप लोग कृपया लास्ट के 7 महीने तो अच्छे से आप ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और इस चैनल पे बने रहें। आपको इस पे जो कि सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त होंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।